जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेशन को सॉल्व कर रहे थे। वो क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप देख रहे हैं 2009 से 2022 तक के जो टोटल क्वेश्चन हैं, वो ये सभी क्वेश्चन को हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में ये आपका पार्ट 2 है। इसके पहले यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग पार्ट 1 को देखें। और पार्ट 1 में हम लोग 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और पार्ट 2 में हम 75 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन बैंक के सभी सॉल्व हैं और विथ एक्सप्लेनेशन है। आपके एग्जाम में इसी पर आधारित प्रश्न आते हैं और जब एक बार इस सेशन को पूरे अच्छे से देख लेते हैं तो चूंकि एक्सप्लेनेशन के साथ है तो वो आपके ऑप्शन भी ध्यान में रहेगा या उसके थोड़ा सा इर्द गिर्द उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से पार्ट 1 को भी एग्जाम से पहले रिवाइज कर लीजिएगा और पार्ट 2 को आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे। इसके भी क्वेश्चन को एक दो बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं आशा करता हूं कि आप लोग को जो फर्स्ट पार्ट इसका देखे, आप लोगों ने जो उस फर्स्ट पार्ट के साथ प्यार दिखाया, जो आप लोगों ने आप सभी का ढेर सारे प्यार जो उस चैनल के साथ आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमेशा अपने एग्ज़ाम में सबसे टॉप लेवल पे रहें और सबसे अच्छा अपने रिजल्ट लाएं। तो चलिए बिना हम किसी देर किए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आप निश्चित रूप से आगे के भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के आगे के जो फिजिकल या इनऑर्गेनिक के सेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि निम्न में प्रबलतम भस्म है और एमीन के साथ में है। आप लोग जानते हैं कि मैं 75 तक के अंदर के ही क्वेश्चन में शामिल था। एमीन के फॉर्म में सबसे जो प्रबलतम भस्म का प्रारूप होता है वो है 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये क्वेश्चन इस टाइप के काफ़ी कई बार रिपीट कर दिया है, इसलिए ऐसे प्रश्न पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अमोनिया NH3। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सबसे प्रबलतम भस्म, तो हमारा सेकेंडरी जो एमीन होता है वो एक प्रबलतम भस्म है। और यहाँ पे सेकेंडरी एमीन को देखा जाए तो NH सबसे जरूरी है कि इसकी पहचान करना। मैं पहले भी कहा था कि अगर NH रहे तो ये सेकेंडरी है, अगर NH2 रहे तो ये प्राइमरी है और केवल N रहे तो ये टर्शियरी एमीन है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, आप प्यारे साथियों आप खुद बता सकते हैं इसमें कि प्रबलतम भस्म हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनिलीन में पाई बंध की संख्या। आपको एनिलीन की संरचना आपको ध्यान होगा कि एनिलीन की संरचना कुछ इस प्रकार से है। आपको बता दें कि अगर सिंगल बंध रहता है तो केवल सिग्मा बंध होता है, अगर डबल बंध होता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बंध होता है तो इसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। तो आप देखिए इसमें डबल बंध 1 2 3 है, तो इसमें पाई बंध की संख्या 1 2 और 3। तो इसमें पाई बंध की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा पाई बंध। चलिए इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज एक है। ग्लूकोज तो आप जानते हैं कि एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड हम उसको कहते हैं जिसको और छोटे अणुओं में वियोजित नहीं किया जा सकता है। तो मोनोसेकेराइड कहीं अंतर्गत आता है ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड में हेक्सोज को आपको ध्यान होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ये तीनों हेक्सोज के अंतर्गत होते हैं। और हेक्सोज जो है, हेक्सोज जो है ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है। मोनोसेकेराइड हेक्सोज में कौन कौन शामिल है, तो ग्लूकोज और कौन है, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन ग्लूकोज के रूप में पूछा है, आगे हो सकता है फ्रक्टोज पूछ दे या ग्लैक्टोज पूछ दे। इसके अलावा भी मोनोसेकेराइड कई हैं लेकिन मैं इस पर बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डेटॉल का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि डेटॉल का मुख्य घटक क्या है। तो डेटॉल का मुख्य घटक है क्लोरजाइलिनॉल, क्लोरजाइलिनॉल एल्कोहलिक ग्रुप इसमें रहता है, और एक होता है टर्पिनॉल, टर्पिनॉल, टर्पिनॉल। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि डेटॉल का जो मुख्य घटक है वो क्लोरजाइलिनॉल और टर्पिनॉल है। और ये किस रूप में उपयोग होता है? तो ये होता है एंटीसेप्टिक के फॉर्म में उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पॉलीथीन एक है। पॉलीथीन यहां पर देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन दिया है ताप सुघट्य प्लास्टिक, ताप दृढ़ प्लास्टिक, फाइबर और इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि जो पॉलीथीन है एक ताप सुघट्य बहुलक है। ताप सुघट्य बहुलक किसको कहेंगे? जिसको हम ताप के द्वारा उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। और ताप दृढ़ बहुलक जिसको हम ताप के द्वारा उसके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये एक मेन पहचान का एक फॉर्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर पॉलीथीन को देखा जाए कि अगर थोड़ा सा अगर वो गर्म होता है तो उसके आकार में भी परिवर्तन होता है, तो ये एक है ताप सुघट्य प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81। एथेनॉल को सांद्र गंधक अम्ल की अधिकता में 170। आपको ध्यान होगा कि रूट मैप 5 में हम लोग एथेनॉल लिए थे कि CH3CH2OH, और इसको जब हम लोग वहां पे 180 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए थे, यहाँ पे दिया हुआ है 170 डिग्री, तो उससे कोई फॉर्म नहीं। H2SO4 के प्रेजेंस में इसको जब करते हैं तो ये डिहाइड्रेशन करता है, इससे निकलता है H2O, और H2O जब OH से यहाँ से निकलता है, एक H यहाँ से निकलता है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH2, एक बनता है CH2 तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है? एथीन, ETHENE, डबल बंद है तो ये क्या हो गया? इथीन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन बैंक में ये ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें कई ऑप्शन है। इसका जो फार्मूला था कुछ ग्लिसरॉल का, ये एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है जिसका सूत्र होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। इसमें 3 OH समूह है, तो ये है एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होता है वो देता है कैनिजारो अभिक्रिया। जैसे फार्मेल्डिहाइड है HCHO, तो ये देखिए ये क्रियात्मक समूह हो गया और ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है? जैसे यहाँ पर CH3CHO जो है, ये जो है अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा अल्फा हाइड्रोजन होता है जिसमें इसकी संख्या 3 है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो देता है एल्डोल, और जिसमें नहीं होता है वो देता है कैनिजारो, कैनिजारो अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। CH3COCH3 का यूपीएससी, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि आप इस क्वेश्चन को पहले भी आप देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। CH3COCH3, इसमें 3 कार्बन है तो हम इसका नाम देंगे प्रोप। 3 कार्बन है, 1 2 3, तीनों में एकल बंध है तो हम देंगे एन, ई हट जाएगा इसलिए कि इसके आगे वोवेल आ रहा है, तो प्रोपेनोन ONE कीटोनिक ग्रुप है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेनोन। 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है C2H5NH2 का IUPAC नाम। देखिए C2H5NH2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2NH2। अगर इसको हम देखें तो इसमें जो अंकन करेंगे 1 2, तो ये हो गया एथ, एकल बंध है इनके बीच तो एन, और ये ग्रुप है एमीन तो एथेनामीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एथेनामीन, इसका आंसर हो जाएगा एथेनामीन। 86 नंबर
कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांशित नहीं किया जा सकता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में एक होता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को और छोटे अणुओं में तोड़ा नहीं जा सकता है, तो उसी पॉइंट को ये पूछ रहा है कि जिसे और छोटे और जिसे जलांशित नहीं किया जा सकता है, तो किसको और तोड़ा नहीं जा सकता है, वो है मोनोसेकेराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर, कीटोन का सामान्य सूत्र। आप जानते हैं कि कीटोन के अगर सामान्य सूत्र की बात की जाए तो ये तो हो गया आपका एल्कोहल, ये हो गया कीटोन समूह, ये हो गया कीटोन समूह। ये आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीटोन। ये बी ऑप्शन RCOR। इसको या हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं RC11OR। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 क्वेश्चन, बैकेलाइट। बैकेलाइट जो होता है, देखिए ताप सुघट और ताप दृढ़ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ताप सुघट्य बहुलक के अंतर्गत आता है पॉलीथीन जिसका आकार बदला जा सके, लेकिन ताप दृढ़ बहुलक जो बैकेलाइट इसके अंतर्गत आता है ताप दृढ़ बहुलक के अंतर्गत, क्योंकि इसको ताप के द्वारा इससे हम स्विच बनाते हैं, कंघी बनाया जाता है बैकेलाइट से। तो आप देखते हैं कि कंघी जल जाएगा लेकिन उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताप दृढ़ प्लास्टिक। बैकेलाइट के बाद है फिनॉल तथा KMnO4 का 1 से 2% घोल का उपयोग किया जाता है। देखिए 1 से 2% का यदि उपयोग किया गया, 1 से 2% का है, तो ये एक डेजिंफेक्टेंट है, विसंक्रामक है। लेकिन इसी को अगर दे दे 0.2%, तो ये इसका उपयोग कर दिया जाता है एंटीसेप्टिक में। आगे ध्यान रखिएगा, अगर ये आगे क्वेश्चन 0.1 से 0.2 कर दे तो एंटीसेप्टिक, ये किस चीज में हो जाता है, एंटीसेप्टिक में। तो लेकिन ये कह रहा है 1 से 2%, यानी कि अधिक है इसकी मात्रा, तब इसका हम उपयोग करते हैं विसंक्रामक में, डेजिंफेक्टेंट। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, प्रोपेन 2ऑल की संरचना। प्रोपेन की अगर हम फार्मूला देखें तो इसमें 3 कार्बन है, प्रोप का मतलब मेथ एथ प्रोप, तो इसको हम कर सकते हैं CH3CHOH CH3। अब इसका आप IUPAC नाम देखेंगे तो 3 कार्बन है तो हम प्रोप लिखेंगे, एकल बंध है तो N लिखेंगे, और 2ऑल, प्रोपेन 2ऑल 2 नंबर पे आप इसका कहीं से अंकन करेंगे तो आपका फॉर्म होगा 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2ऑल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91, HCOH को अगर संरचना हम लोग देखें तो HC डबल बंध O और OH, तो इसमें आप देखिए एक OH समूह है, तो ये एक मोनोबेसिक हो गया। मोनोबेसिक, ये किस रूप में हो गया, मोनोबेसिक। मोनोबेसिक यानी एकल भास्मिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकल भास्मिक। भास्म मतलब क्षार, एकल भास्मिक अम्ल, OH समूह। अब देखिए ये दिया है कीटोन का अवकरण, कीटोन का रिडक्शन अगर हम करते हैं RC डबल बंध OR, अगर इसका हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करने का मतलब है कि ये हाइड्रोजन ये इस पर स्थानांतरित होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राजाइड से भी करा सकते हैं। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल तो बनेगा, लेकिन वो कैसा आप समझ रहे हैं, यहाँ पर RCOH के फॉर्म में बनेगा और ये हो जाएगा R। तो यहाँ पर जो ये एल्कोहल आप देख रहे हैं कि ये कार्बन 2 अलग अलग मेथिल ग्रुप से जुड़ा है, या जो भी R ग्रुप एल्किल समूह से जुड़ा है, तो ये है 2 डिग्री, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कार के टायर में प्रयुक्त होता है। कार के टायर में हम लोग अगर देखें तो जो ब्यूना S और ब्यूना N का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ब्यूना केवल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूना रबर। अगला क्वेश्चन हम 95 देखते हैं कि पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन अगर देखा जाए तो यह शब्द ही बता रहा है, पॉली प्लस इथीन। पॉली मतलब बहुत सारे, और इथीन जो हो गया CH2 डबल बंध CH2। जब ये पॉलीथीन के रूप में होता है तो आपको ध्यान होगा कि इस फॉर्म में ये जुड़ता है, तो ये किसका, पॉलीथीन एक बहुलक है, तो इसका मोनोमर इकाई क्या हो जाएगा, इथीन का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ज्वर को कम, ये पहले भी एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ज्वर को कम यानी शरीर के ताप को कम करने वाला तो ज्वरनाशी है, यानी एंटीपायरेटिक। इसको क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक, ये दोबारा क्वेश्चन दिख रहा है, दोबारा क्वेश्चन, पहले भी ये रिपीटिंग क्वेश्चन है।
एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH, बंध OH। अगला क्वेश्चन देखें, CH4 में सिग्मा बंध। अभी मैं सिग्मा बंध CH4 का मतलब हो गया इसकी संरचना कैसा है? चारों तरफ हाइड्रोजन बंध जुड़ा हुआ है। तो जहां पे सिंगल बंध होता है वो कैसा, कौन सा बंध होता है? सिग्मा बंध। तो सिग्मा बंध की संख्या कितना है? 4। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 99, CH3COH का IUPAC नाम। क्वेश्चन CH3COH का IUPAC नाम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि CH3COOH इसका अंकन करें तो 1 2, यानी कि एथ एकल बंध है तो N, ये है ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये क्या हो गया? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन जो है इसको हम लोग देखें। ये क्वेश्चन है कि एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन किस ग्रुप के द्वारा, एल्केन से अगर बनाते हैं CH3, अगर आप इसको हाइड्रोजन को विस्थापित करना है, हमें यहां से पहले हाइड्रोजन को विस्थापित करना है। तो आप यहां पे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले H है, इसका हम क्लोरीनेशन के माध्यम से पहले Cl जो है Cl2 में एक Cl जो है इसको लेकर बाहर निकलेगा और ये कार्बोकेटाइन के रूप में पहले ये रहेगा, जैसे CH3CH2 और बाहर निकल जाएगा आपका HCl। फिर जब इसकी क्रिया हम कोई क्षार से कराते हैं NaOH से, तब ये आपका अटैकिंग ग्रुप होगा यहाँ पर और फिर से आपका ये बन जाएगा CH3CH2OH। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये पूछा है कि यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्कोहल बनाने के लिए एल्केन के एक हाइड्रोजन का विस्थापन का प्रतिस्थापन किया जाता है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन क्लोरो ग्रुप से किया गया है। तो क्लोरो ग्रुप से किया गया है, न कि पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही आया है। तो यहां पर ये क्वेश्चन को ध्यान देना है कि इसका आंसर हो जाएगा क्लोरो ग्रुप पर कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से 10, यहां पे क्वेश्चन दिया है कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से 10। तो आपको बता दें कि ओलिगोसेक्राइड के अंतर्गत 3 से 10 आते हैं और उसी के अंतर्गत आपका डाइसेक्राइड भी है। तो 3 से 10 जो देते हैं, 3 से 10 कार्बोहाइड्रेट देने वाले को कहते हैं ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओलिगोसेक्राइड, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 102, ब्यूना N तथा ब्यूना S, ये एक प्रकार का थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है। आप जानते हैं इसको प्राकृतिक रबर तो नहीं है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन उसका मोनोमर इकाई के रूप में हो जाता है। तो ये हो जाता है संश्लेषित सिंथेटिक रबर है, जिसका मोनोमर इकाई सिंथेटिक रबर का नियोप्रीन हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, नियोप्रीन, नियोप्रीन, नियोप्रीन आपका सिंथेटिक रबर का मोनोमर इकाई के रूप में, और आइसोप्रीन हो जाता है प्राकृतिक रबर के फॉर्म में। 103 देखिए, पेट में अत्यधिक अम्ल जब अम्लीयता को जो कम करता है उसे कहते हैं प्रति अम्ल, एंटासिड, प्रति अम्ल, प्रति अम्ल। तो प्रति अम्ल के फॉर्म में अब देखिए यहाँ पे प्रत्यम्ल दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 104 सुक्रोज का सूत्र, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, चीनी का सूत्र पूछा जा रहा है C12H22O11। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 105 CH3CH2NH2 को कहा जाता है। तो देखिए ये IUPAC नाम पहले भी पूछा गया है, देखिए सब रिपीटिंग क्वेश्चन के रूप में है, इसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे IUPAC नाम नहीं है, ये एक तरफ से आपका साधारण नाम के रूप में है, इथाइल एमीन, चूंकि 2 कार्बन है तो एथाइल, एथाइल एमीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एथाइल एमीन। एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है और टालेन अभिकारक के साथ भी धनात्मक जांच दर्शाता है। आप लोग को ध्यान होगा ऑफलाइन क्लास में जब एसिटाल्डिहाइड और
जब एसीटोन की बात आई थी तो हम वहाँ पे जांच हम चूंकि एसीटोन भी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और एसिटल्डिहाइड भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन जो एसिटल्डिहाइड जो है ये टॉलेन अभिकर्मक भी टेस्ट देता है। कौन सा टेस्ट देता है? टॉलेन भी देता है और आइडोफॉर्म भी देता है, आइडोफॉर्म देता है। लेकिन जो ये एसीटोन है ये टॉलेन टेस्ट नहीं देता है, ये जो है टॉलेन टेस्ट नहीं देता है। टॉलेन टेस्ट नहीं देने के कारण ये तो होगा नहीं। अब देखते हैं, आइडोफॉर्म भी दिखाता है और टॉलेन अभिकारक भी दिखाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दर्शाता है, तो एल्डिहाइड में कौन सा आपका टॉलेन भी दर्शाता है और आपका एल्डिहाइड में आपका जो एसिटल्डिहाइड है ये आपका टॉलेन भी दर्शाता है और आइडोफॉर्म जांच को भी दर्शाता है। एल्कोहल की बात करें तो आपका सेकेंडरी एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन ये टॉलेन अभिकर्मक की आगे चलकर आपका एसीटोन में बदलता है, तो एसीटोन तो देगा नहीं। आइए प्राथमिक एल्कोहल है, तो प्राथमिक एल्कोहल कभी आइडोफॉर्म टेस्ट देता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइडोफॉर्म जांच भी दर्शा रहा हो और टॉलेन अभिकर्मक जांच भी दर्शा रहा हो। कौन? एल्किल हैलाइड सिर्फ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का आप ध्यान रखिएगा कि SN2 रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलेकुलर रिएक्शन ये होता है। तो SN2 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो 1 डिग्री, पहले 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री होता है, यानी 3 डिग्री बहुत कम दर्शाता है, वो माइनर दर्शाता है, वो ज़्यादातर वो SN1 रिएक्शन को दर्शाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 डिग्री जो है ये तो SN1, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केवल SN2 दर्शाने वाला, सिर्फ SN2, यहाँ पे सिर्फ SN2 की बात की जा रही है। बहुत सारे जगह बहुत आपके क्वेश्चन बैंक में भी अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ ये कह रहा है SN2। तो SN2 देने का जो प्रारूप है आप देखिए, ये तो आपका सबसे ज्यादा SN1 का ये प्रारूप लेगा, इसलिए कि इसके साथ फेनिल समूह जुड़ा हुआ है। बेंजीन समूह जुड़ने के कारण वो कार्बोकेटायन को अधिक अस्थायी करेगा, और अधिक अस्थायी करेगा तो आपका SN1 रिएक्शन को वो प्रारूप देगा। ये 3rd डिग्री सबसे लेस रिएक्टिव है, तो ये जो होता है बाय बहुत मुश्किल से ये 3 डिग्री देता है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कौन? एल्किल हैलाइड सिर्फ SN2 रिएक्शन देता है, तो SN2 के लिए आसानी से जो देने वाला है वो है 1 डिग्री, और 1 डिग्री जो होता है बहुत कम मात्रा में आपका SN1 रिएक्शन देता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर की जो प्राथमिकता है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि प्राथमिक एमीन जो प्राथमिक हैलाइड जो होता है उसका जो हाइड्रोलाइसिस है वो आपका केवल हम कह सकते हैं कि वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक यौगिक होगी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। आप लोग ऑफलाइन क्वेश्चन में क्वेश्चन किए थे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो है SO2Cl। इसकी हम अगर अभिक्रिया हम प्राथमिक एमीन से कराते हैं, जैसे RNH और ये H, तो होता क्या है कि ये जो Cl है ये एक H के साथ बाहर निकल जाता है, और फिर ये जब आगे क्रिया करता है तो आपस में ये कुछ इस प्रकार से जुड़ता है, आपस में SO2N, एक H है इसमें NH, और एक तरफ हो जाता है R, सॉरी यहाँ पे N नहीं बल्कि H। तो ये H उपस्थित होने के कारण यह जलीय NaOH में घुलनशील हो जाता है, इसलिए कि ये हाइड्रोजन बंध उसके साथ बनाते हुए ये उसमें घुलनशील हो जाता है। आपको ध्यान होगा इसको हम कहते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसको क्या कहा जाता है? हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा हम लोग प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन की पहचान करते हैं, और हिंसबर्ग अभिकर्मक से आसानी से जो क्रिया करता है वो होता है प्राथमिक एमीन, और ये क्रिया तो सेकेंडरी भी करता है, लेकिन वो NaOH या KOH में यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है NaOH, NaOH में घुल जाता है। तो NaOH में घुलने का ये प्रारूप है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 110, ये कितने नंबर पे था? 108।
यानी कि 109 क्वेश्चन जो है उसको स्क्रीनशॉट लेने में एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, वो आप लोगों को ऑफलाइन या आपके लोगों के ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन यौगिक केंद्रक स्नेही योगशील प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। यानी कि योगशील करने की बात कह रहा है, तो सबसे आप एक चीज इसका एक फॉर्म याद रखिएगा कि सबसे देखिए CH3C डबल बंद O और यहाँ पर H है, और यहाँ पर कोई भी जैसे न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे आक्रमण आपका करने वाला है, तो जितना ही इसमें अस्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, यानी कि इसको रोकने वाला जो कम रहेगा उतना ही ये अधिक क्रियाशील होगा। तो अधिक क्रियाशील होने के लिए सबसे ज्यादा आपका एल्डिहाइड हो जाता है, और एल्डिहाइड में भी कौन सा, अगर यहाँ पे आप देखिए अगर CH3 हुआ तो ये ज्यादा इसको रोकने की कोशिश करेगा, अस्टेरिक हिंड्रेंस को यानी कि रोकने की, न्यूक्लियोफिलिक को अटैक को ये बाधित करेगा। लेकिन अगर इसमें भी अगर दिया हो जैसे C6H5 तो ये एल्डिहाइड को भी और ज्यादा कम कर देता है। कहने का मतलब है कि अगर हम इसका प्रारूप देखें, एक क्रम देखें, तो सबसे अधिक जो क्रियाशील होता है एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जैसे एसिटल्डिहाइड हो गया, फार्मेल्डिहाइड हो गया। इससे अगर हम कम देखें तो एल्डिहाइड में ही हो जाता है आपका जैसे बेंजीन से संबंधित एल्डिहाइड, तो हम कह सकते हैं कि एरिल एल्डिहाइड, एरिल एल्डिहाइड चाहे बेंजल्डिहाइड कह सकते हैं। उससे कम हो जाता है आपका एलिफैटिक कीटोन, एलिफैटिक कीटोन, और सबसे कम हो जाता है एरोमेटिक। हम एरिल के जगह एरोमेटिक ही हम लिख सकते हैं, बेंजीन लिख सकते हैं, बेंजल्डिहाइड लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एलिफैटिक वाला जो एल्डिहाइड वो ज्यादा क्रियाशील है, तो और सबसे कम आपका इसमें अगर देखा जाए लेस रिएक्टिव अगर देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन, और सबसे अधिक अगर कहा जाए तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो सबसे अधिक है बी ऑप्शन और सबसे कम हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। इसके बाद देखा जाए तो बी के बाद ए होगा, ए के बाद सी होगा, सी से के बाद डी होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। कैनिजारो वो नहीं दिखलाएगा जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन हो। तो अल्फा हाइड्रोजन आप देखिए फार्मेल्डिहाइड को अगर देखें, फार्मेल्डिहाइड तो HCHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो दिखलाएगा। एसिटल्डिहाइड को अगर देखें तो CH3CHO, ये आपका हो गया अल्फा, तो ये आपका दिखाएगा कैनिजारो अभिक्रिया, सॉरी एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ये दर्शाएगा एल्डोल। बाकी बेंजल्डिहाइड में देखें तो बेंजल्डिहाइड का जो फार्मूला है कुछ इस प्रकार से है CHO, तो आपका यहाँ पर जो कार्बन है यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आसानी से आपका दिखाएगा कैनिजारो अभिक्रिया। और परफ्यूरल में भी ये आपका बेंजल्डिहाइड का ही एक प्रारूप हो जाता है जो कि आपका वो भी कैनिजारो अभिक्रिया को दर्शाता है। कैनिजारो अभिक्रिया को नहीं दर्शाने वाला पूछा जा रहा है तो वह है एसिटल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है ROH से CH2N2। आप अगर इसको देखें तो ROH प्लस CH2N2, तो ये जब क्रिया करता है तो देखिए ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ पे बनता है ROCH3 प्लस N2, तो यहाँ पे N2 दिया हुआ है, हाँ आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 112। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भस्मीयता। तो भस्मीयता में आपको मैं क्रम बताया था, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन NH3, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। 2 डिग्री वाला और एक है, ये है वो 3 डिग्री, लेकिन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड की प्रतिक्रिया। एनिलीन का फार्मूला होता है, एनिलीन की फार्मूला देखें तो ये हो गया NH2 प्लस एसिटल्डिहाइड CH3CHO। तो होता क्या है कि जब ये आपस में क्रिया करेगा तो एक हाइड्रोजन जो है इसका, जो ये हाइड्रोजन है जल के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, और जो आपका फार्मूला बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा।
यहाँ पर आपका N है और ये ट्रिपल बंध के द्वारा C से जुड़ेगा और इस C से एक H जुड़ा है, एक H और एक जुड़ा है CH3। तो इस यौगिक को कहते हैं आइमीन। ये एमीन नहीं है, इसको आप सुधार लीजिएगा, IMMINE है, आइमीन, इमीन का ये फॉर्म है। तो इसको कहते हैं इमीन, IMMINE। अगला आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहीं पर कोई भी बेंजीन समूह हो, कोई भी अगर बेंजीन समूह के रूप में अगर C6H6 या कुछ इस रूप में जुड़ा हो, तब वो हो जाता है अस्किप्स बेस। तो ये अस्किप्स बेस नहीं है, कई जगह पे आप लोग अस्किप्स बेस भी आप लोग को आंसर मिला होगा, लेकिन वो अस्किप्स बेस का फार्मूला के रूप में अगर कोई इसके साथ बेंजीन समूह जुड़ा हो तब वो होता है अस्किप्स बेस। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आइमीन। अगला क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुगर में से सबसे मीठा, तो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा अगर देखा जाए तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 120, एंजाइम क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेचुरल रबर, हाँ देखिए अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था कि प्राकृतिक रबर जो होता है वो किसका उसका मोनोमर इकाई क्या होता है, अभी मैं जस्ट पहले बताया था। इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन, इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। अब वही अगर वहां पर भी हम लिखे थे कि सिंथेटिक रबर जो होता है उसका हो जाता है नियोप्रीन। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला, टाइफाइड में सबसे देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आ जाएगा क्लोरेमफेनिकॉल, क्लोरेमफेनिकॉल। अगला क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड प्रतिकर्मक बनाने के लिए, ग्रिग्नार्ड का पहले आप ध्यान रखिए सूत्र क्या है, RMgX। एक्स जो होता है आपका फ्लोरीन क्लोरीन, अब 17वें वर्ग का तत्व जो होता है, तो इसमें कह रहा है ईथर। ईथर में आप देखिए तो आपको मिल जाएगा ROR, यानी आपको यहाँ से R मिल गया। उसके अलावा देखिए मैग्नीशियम में डालकर Mg यहाँ पर है, Mg, तो आपको मैग्नीशियम भी मिल गया। अब क्या चीज चाहिए आपको? X चाहिए। X का मतलब हो गया चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप देखिए OH समूह से तो होगा नहीं, ये बेंजीन है, ये CN है, तो आपको क्या चाहिए? Cl, यानी कि X समूह तो यही है, तो X समूह के रूप में आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर कौन सा? C, आपका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 120, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल की जांच। इस एल्कोहल की जांच को आप लोगों को हो सकता है कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आए कि विक्टर मेयर टेस्ट क्या है, ल्यूकास परीक्षण क्या है, ऑक्सीकरण विधि क्या है, क्योंकि 2022 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी ये पूछा गया हुआ है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की जांच हम तीनों विधि से करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का अगर हम फार्मूला देखें तो CH3COO C2H5, इसकी क्रिया कराया जा रहा है CH3MgBr। तो यहाँ पर ध्यान दें कि अगर ये डिसोसिएट होगा तो इस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर प्लस चार्ज होगा और इस पर माइनस चार्ज होगा, जो कि यहाँ पर अटैक करेगा और ये वाला जो है इसके साथ जुड़ेगा। और फिर जब जलांशित करेंगे तो आपका जो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3COH, एल्कोहल के फॉर्म में ये रहेगा, और फिर मिल जाएगा आपको CH3 और नीचे भी ये भी यहाँ भी जो ग्रुप होगा CH3। तो इस प्रकार से जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है वो 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। चलिए बहुत हम लोग क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पिछला क्वेश्चन नंबर क्या था? 121। अगला आपका क्वेश्चन 122। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु, कार्बोनिल ग्रुप ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। C+O+C, सॉरी, कीटोनिक समूह को कार्बोनिल समूह कहा जा रहा है। तो इसमें आप जानते हैं कि एक सिग्मा है और एक पाई है, जहां पे एक पाई बंद हो उसका संकरण क्या हो जाता है? sp2। तो इसका आंसर हो जाएगा sp2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक
कार्बनिक यौगिक में तो कार्बन भी सबसे महत्वपूर्ण तो है कार्बन, लेकिन बाद में आप डेफिनेशन जानते हैं कि चेंज भी किया गया कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक, क्योंकि कुछ ऐसे यौगिक हैं कि कार्बन तो है लेकिन अगर हम CO2 की बात करें तो कार्बन है लेकिन ऑक्सीजन हो गया है, तो ये एक तरफ से कार्बनिक यौगिक तो है नहीं, लेकिन ये है अकार्बनिक यौगिक फिर भी। लेकिन अगर जैसा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे जरूरी उसमें चाहिए कार्बन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि श्रृंखलन गुण, श्रृंखलन गुण के लिए जो आवश्यक है इलेक्ट्रॉन भी आपका होना चाहिए और उसका आकार भी छोटा होना चाहिए। तो फास्फोरस का आकार और सल्फर का आकार बड़ा हुआ है, और कार्बन आपका कार्बनिक यौगिक में आप देखते हैं कि कई सारे कार्बन एक साथ जुड़ते हुए अपना श्रृंखला बनाते जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। श्रृंखलन गुण सबसे अधिक किसमें है? कार्बन में। 125 क्वेश्चन को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति किसको ज्यादा लगाव है? कौन चाहेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप देखते हैं कि बोरान जो है Bf3 जो है, इसको अगर हम देखें तो बोरान 13वें वर्ग के तत्व है और 13वें वर्ग में इसके बायतम कोष में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बायतम कोष के अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसका अष्टक भी अभी पूरा नहीं हुआ है और इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये लेने की कोशिश करता है और इलेक्ट्रॉन के प्रति इसको अधिक लगाव है। तो ये हो गया आपका Bf3 जो हो गया आपका बोरान ट्राइफ्लोराइड जो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की भांति कार्य करता है। निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है? एल्कीन, एल्कीन जो कहा जा रहा है कि कौन सा अभिक्रिया देता है, तो एल्कीन की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर कुछ भी विस्थापन नहीं होता है, बल्कि ये जो होता है ये हाइड्रोजनीकरण के रूप में ये एल्केन का फॉर्म दे देता है और यहाँ पे एक तरफ से योगात्मक ये अभिक्रिया देता है। जैसे हाइड्रोजन अगर हम इसमें ऐड होता है हाइड्रोजनीकरण के दौरान तो ये हो जाता है CH3, तो एक तरफ से योगात्मक अभिक्रिया हुआ, योगात्मक अभिक्रिया, तो इसका आंसर क्या हो गया? योगात्मक। 126 का योगात्मक। 127 देखें तो एकल बंध की लंबाई अधिक होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच के बंध को देखें तो इन सब में सबसे, अगर ऐसे भी ध्यान रखना है, इसको याद रखना है कि 1.54 एंगस्ट्रम होता है, 1.54 एंगस्ट्रम, चूंकि एकल बंध की लंबाई अधिक होता है, डबल बंध की लंबाई थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और जब बेंजीन में देखा जाए तो ये एक रोटेट होता है द्विबंध, तो ये मध्य में आता है। तो सबसे अधिक आपका जो है वो एकल बंध के फॉर्म में है, वो कौन सा हो गया आपका? सी ऑप्शन। अगला सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, तो सीएनजी में बच्चों मुख्य रूप से होता है मेथेन, जिसकी मात्रा लगभग 80 से 90% होता है, 80 से 90% होता है। तो सीएनजी का मुख्य घटक मेथेन। अगर हम कोई लें जैसे ETHENE, तो इसका सूत्र होता है C2H4 एल्कीन। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला देखें तो और भी एक एग्जांपल मिला लेते हैं। जैसे अगर दिया हो CH2, अगर हम एल्काइन का अगर देखते हैं, ये तो हो गया एल्कीन का C2H4, तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला देखें तो CnH2n के रूप में है, 2 और 4, तो हम देख रहे हैं कि इसका दुगना है। जबकि यहीं पे एल्काइन का अगर फार्मूला रहता तो ये हो जाता CnH2n-2, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एथेन में कार्बन का संकरण। एथेन का अगर हम फार्मूला देखें तो ये है CH3, यानी कि अगर इसको हम पूरा डिस्क्राइब करें तो कार्बन में केवल सिग्मा बंध है, यानी कि पाई बंध की संख्या यहाँ पर 0 है। और जब पाई बंध की संख्या 0 होता है, पाई बंध बराबर 0, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा? sp3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? sp3। देखिए सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क स्त्रावण। ये पिछले जो फर्स्ट लेक्चर है उस लेक्चर में मैं इसको सॉल्व किया था, इसे फिर से देख लें। कैल्शियम फॉर्मेट की बात की जा रही है तो HCOOCa
फिर ये आपका हो गया OOCH। तो आपका ये CaCO3 निकल जाता है और ये आपका प्रोडक्ट बनता है HCOH, यानी कि फार्मेल्डिहाइड। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 132। इथाइन में पाई बंध की बात की जा रही है बाबू। ये जो है पाई बंध है। तो इथाइन अब अगर देखें तो CH ट्रिपल बंध है CH, और जहाँ पे ट्रिपल बंध होता है उसमें एक 2 पाई बंध होता है और एक सिग्मा बंध होता है। तो यहाँ पर इथाइन में अगर देखा जाए तो पाई बंध की संख्या कितना हो गया? पाई बंध की संख्या 2। पाई बंध की संख्या हो गया 2। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मीथेन क्लोरीन के साथ। आप जानते हैं कि मीथेन का क्लोरीनेशन जब कराया जाता है CH4, इसका हम सूर्य के प्रकाश में हम क्लोरीनेशन कराते हैं, तो जितने बार हम कराते जाएं इसका एक एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है। एक बार कराएं तो आपका बनता है CH3Cl, फिर इसको कराते हैं तो CH2Cl2, फिर कराएं तो CHCl3, फिर करा दें तो CCl4। अब देख लीजिए CCl4 भी है, CHH2 ये भी है, तो इनमें सभी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं CnH2n+2। CnH2n+2। CnH2n+2 के क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये आपका फार्मूला हो जाता है एल्केन का। जैसे एल्केन में हम देखें तो CH, जैसे कोई भी C2H6 होता है, C2H6, जैसे एथेन का फार्मूला है। एथेन को हम इसी रूप में लिखते हैं CH3CH3, तो इसका क्या हो जाएगा? C2H6। तो हम कैसे लिख सकते हैं? CnH2n+2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्केन। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन से बायोडिग्रेडेबल है? बायोडिग्रेडेबल किसको कहते हैं? जिसको सूक्ष्मजीव नष्ट कर सकें, उसको आप घटित कर सकें, जिसको सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित किया जा सकता है। तो जो प्राकृतिक बहुलक होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक बहुलक अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के फॉर्म में है, बाकी सब देखें तो कृत्रिम है, पॉलीथीन चाहे PVC चाहे नायलॉन 6। सांद्र H2SO4, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये H2SO4 है। सांद्र H2SO4 का निम्न एल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देगा? तो ब्यूटीन देने वाला आपका ब्यूटेनॉल हो जाएगा, CH3CH, बाकी तो ब्यूटेन 1 ऑल के फॉर्म है, ब्यूटेन 2 ऑल, CHOH CH2CH3। अगर इसमें हम देखें तो अगर ये उस तरफ विस्थापित होता है जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और इस स्थिति में OH जब यहाँ से विस्थापित होगा, जब OH विस्थापित होगा तो इसके एक हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा और यहाँ पर जो बंध बनेगा वो होगा CH3CH डबल बंध CH3। तो इसको कहेंगे, देखिए 2 ब्यूटीन 1 2, तो 2 ब्यूटीन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं DNA में थाइमीन। DNA की अगर संरचना को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो कुछ इस प्रकार से है, और इसका हम सीढ़ीनुमा संरचना को हम करें तो इसमें एडेनिन जो होता है, एडेनिन डबल बंध के द्वारा थाइमीन से जुड़ा होता है, थाइमीन से। अब वही गुआनिन जो होता है, गुआनिन ट्रिपल बंध के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा होता है। तो पूछ रहे हैं थाइमीन DNA में कह रहा है, तो DNA में थाइमीन एडेनिन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? एडेनिन से। बायो वाले बच्चे आसानी से इसको भी पकड़ लिए होंगे, हालांकि जैव अणु में इस पॉइंट को बताया गया है। एडिनोसिन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड पायरिमिडीन। आपको ध्यान होगा मैं इसको बताया था कुछ इस रूप में कि जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, ये 2 रूप में डिवाइड हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। पायरिमिडीन यहाँ पे हम कर देते हैं प्यूरीन, प्यूरीन, और एक तरफ है पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। तो प्यूरीन के अंतर्गत आता है Ag, मैं याद रखने के लिए कहा था Ag, यानी एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन के अंतर्गत मैं कहा था कट,
कट को ध्यान रखिए, यानी साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। तो एडिनोसिन पूछा जा रहा है कि निम्न में किसका उदाहरण है, तो आप देख रहे हैं कि ए किसके अंतर्गत है, प्यूरिन के अंतर्गत, तो इसमें प्यूरिन है, हाँ डी ऑप्शन हो जाएगा इसका प्यूरिन। बाकी ये सभी ध्यान रखिएगा, पायरिमिडीन में कट और प्यूरिन में एजी, एडेनिन और गुआनिन। निम्न में कौन सा पायरिमिडीन भस्म नहीं है, तो पायरिमिडीन भस्म देखिए इसी से पहचान सकते हैं। पायरिमिडीन जो भस्म है, पायरिमिडीन यहां पर देखिए CUT पायरिमिडीन में है, यानी यूरेसिल उसी में है, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमीन किसके अंतर्गत है, पायरिमिडीन के, तो कौन सा नहीं है, गुआनिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुआनिन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन सी दवा बुखार में, देखिए ये कई बार क्वेश्चन आ गया, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन। इसको देखिए यहाँ पर ना अब अलग रूप में पूछा है, एंटीपायरेटिक, इंग्लिश वाले नाम में मैं कहा था कि इस रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशी। मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, मिथाइल एमीन को हम किस विधि से बनाते हैं, तो हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। उड्स अभिक्रिया आपका एल्केन देता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपका एल्काइलेशन और एसिलेशन वो करता है, कोल्बे अभिक्रिया में आपका अलग से हम अभिक्रिया देखते हैं, तो उसमें एल्केन अलग प्रारूप में वो क्रिया करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अगर देखा जाए तो हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एल्किल हाइलाइड का एल्कोहल में बदला जा सकता है, एल्किल हाइलाइड की बात किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे दिया है RH, यहाँ पे RH की क्रिया अगर हम KOH से कराते हैं, KOH से कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो होगा K के साथ निकल जाएगा, यानी KX यानी KCl, और इसके स्थान पर ये विस्थापित हो जाएगा ROH। तो ये जो एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया को कर रहा है, जोड़ नहीं रहा है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम आपको ध्यान होगा जब बहुलक चैप्टर में हम लोग देखे थे नायलॉन 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन 6, कैप्रोलैक्टम। CHI3 एंटीसेप्टिक क्रिया का उदाहरण किस रूप में ये एंटीसेप्टिक क्रिया ये देता है, तो आयोडीन मुक्त करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन मुक्त होकर निकलना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल फिर से वही, लेकिन यहाँ पे टर्शियरी एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, मैं अभी ये प्रारूप लिया था कि ये CHOH और CH2OH, यहाँ पे 3 OH समूह है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संघनन बहुलक नहीं है, संघनन बहुलक जो सिंगल फॉर्म में वो बना होता है, आप देखिए ग्लिप्टल जो होता है वो 2 यौगिकों के मिलने से बना हुआ है, नायलॉन 6 भी 2 से मिलकर बना हुआ है, डेक्रान या टेरिलीन ये भी 2 से मिलकर बना है, इसका हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, जिसको हम टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा टेफ्लॉन। तो संघनन बहुलक कौन सा नहीं है, तो ये है आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। तो चलिए एक दो क्वेश्चन जो जैसे इसमें से स्क्रीनशॉट लेने में एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, एक क्वेश्चन मुझे टाइपिंग मिस्टेक में छूटा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी मैं कमेंट्स बॉक्स में या अलग से मैं उस क्वेश्चन को निश्चित रूप से ऐड कर देंगे। ये आपके टोटल क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इस पर सभी क्वेश्चन को देखते हुए कि आपके एग्जाम में इसमें से निश्चित है कि कई प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसको आप अच्छे से यदि समझ लेते हैं, इसको अच्छे से आपने देखा, अगर इसमें से कई क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं तो जरूर ये वीडियो आप लोगों के काफ़ी हेल्पफुल होगा। एग्जाम से पहले जरूर इसको रिवीजन कर लीजिएगा, और इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू बच्चों। अगर आप लोगों के एग्जाम में जब केमिस्ट्री का एग्जाम होगा तब एक बार आप इस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।